हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं इसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बैंकिंग क्राइसिस का विश्लेषण। बैंकिंग जो क्राइसिस होता है, बैंक जो दिवालियापन के कगार पर पहुंच जाता है या बैंक दिवालिया हो जाता है, बैंक डूब जाता है, इसके सारे कारणों का आज हम विश्लेषण करेंगे। हम देखते हैं, अगर हम अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि अमेरिका का जो बड़ा बड़ा बैंक सब है वो सब डूब गया है। अगर हम एक आंकड़ा की बात करें तो 1980 से लेकर के 2023 तक अमेरिका में लगभग 3500 बैंक डूब चुके हैं। वहीं अगर हम दुनिया में दूसरे देश के बैंकिंग की चर्चा करें तो आप देख सकते हैं कि बैंक का इंग्लैंड का जो एक बैंक था, रियल बैंक ऑफ इंग्लैंड, वो दिवालिया हो गया। रॉयल बैंक ऑफ जापान दिवालिया हो गया। वहीं अगर हम भारत के बैंकों से तुलना करें तो उसके तुलना में ये बैंक सब बहुत छोटा है, लेकिन ऐसी कोई क्राइसिस नहीं हुई। वहीं हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश का जो एक छोटा सा बैंक स्थापित किया गया और बैंकर ऑफ द पुअर मोहम्मद यूनुस के द्वारा, वो बैंक कितना सफल है। तो आज हम इसमें चर्चा कर रहे हैं कि कोई बैंक क्यों डूबता है, कोई बैंक क्यों दिवालिया हो जाता है। तो इन सारे कारणों का आज हम चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे अमेरिका में जनवरी 2023 तक सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर और फर्स्ट रिपब्लिक बैंक डूब चुके हैं और कैसे और बैंक सब पर ये संकट है कि वो मतलब रिस्क जोन में चले आए हैं। अगर हम पिछले बैंकिंग इतिहास, अमेरिका के बैंकिंग इतिहास पर नज़र डालें तो हम देखेंगे कि 2008 में 25 बैंक जो है सो दिवालिया हो गया था, डूब गया था। और अभी जो 3 गो बैंक डूबा है अमेरिका में, या मतलब जो बदतरीन स्थिति का सामना कर रहा है, अगर उस बैंक की बात करें, उसके एसेट्स की बात करें तो इन तीनों बैंक का कुल एसेट जो है 532 अरब डॉलर है। तो 532 अरब डॉलर वाला जो मतलब कुल एसेट वाला ये 3 गो बैंक हैं, सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर और फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। तो ऐसे ऐसे बैंक जो है सो डूब चुके हैं। तो बहुत ही ये प्रासंगिक है बैंकिंग के हिसाब से कि इसका विवेचन किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं जबकि अमेरिका में कोई बैंक डूबता है तो पूरे दुनिया में संकट आ जाती है, क्योंकि सारे दुनिया में जो कारोबार हो मतलब डॉलर में लोग करते हैं। अब प्रयास कुछ हो रहा है कि डॉलर पर निर्भरता कम की जाए, जो दुनिया के देश हैं अपने मुद्रा में ये कारोबार करें। लेकिन अभी भी ये हकीकत है कि अमेरिका में जब कभी बैंक दिवालियापन के कगार पर पहुंच जाता है या बैंकिंग उद्योग संकटग्रस्त होता है तो पूरे दुनिया का हाथ पांव सूख जाता है। लगता है कि पूरी दुनिया ये इस आघात से प्रभावित होगा। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। अमेरिका में भी बैंकिंग जो इंडस्ट्रीज है उसको लेकर के काफ़ी मतलब उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जाता है, उसके लिए काम सब किया जाता है। तभी तो मतलब हम याद कर सकते हैं कि 2008 के बैंकिंग संकट के बाद अमेरिका ने अपने इतिहास का सबसे कठोर कानून बनाया था, जिस कानून को हम डॉड फ्रैंक बिल के नाम से जानते हैं। बैंक के लिए बहुत ही स्ट्रेस टेस्ट सब तय किए गए थे, कुछ मानक तय किया गया था कि जिसको पूरा करे बैंक, और जिस प्रोटोकॉल को निर्धारित किया गया था उस निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत बैंक चले। लेकिन ये भी सच है कि बैंकों को स्वेच्छाचारिता की अनुमति दी गई, उनको मनमानी करने का छूट दिया गया। बीमा के दायरे से बाहर फंड जुटाए जा रहे थे। स्टार्टअप से लेकर के क्रिप्टो जो करेंसी है उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था। तो ये सब जो स्थिति आई, स्वेच्छाचारिता वाली स्थिति आई, ये सब रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हुआ।
ऐसा हम कह सकते हैं। या फिर इसकी तुलना हम दुनिया में इससे पहले जो बैंक डूबा है उससे करें तो हम थोड़ी सी चर्चा इस पर भी कर लेते हैं। जो इंग्लैंड का जो रॉयल बैंक था वो दिवालिया क्यों हुआ। तो एक व्यक्ति था नाइक लीसन, वो एक साधारण पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति था, बहुत मेधावी नहीं था, और शुरुआत में उसने बैंक को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया अपने निवेश के शैली से। तो बाद में सारा कुछ उस पर छोड़ दिया गया और वो आकर के सब पैसा का सट्टा खेल गया और बैंक दिवालियापन के कगार पर पहुंच गया। क्योंकि उसका गारंटर इंग्लैंड की सरकार थी तो किसी निवेशक का पैसा नहीं डूबा। वहीं भारत में कुछ दिन पहले एक बैंक था यस बैंक, वो दिवालियापन के कगार पर पहुंच गया। तो दिवालियापन के कगार पर क्यों पहुंचा? क्योंकि उसका भी मैनेजमेंट मनमानी करने लगा था। तो जो जोखिम का जो स्तर होता है, पैसा अनाप शनाप कहाँ लगाना चाहिए। जो डूबता हुआ जहाज़ है उस पर सवारी बैंक करने लगे। जो कंपनी डूबने वाली है, जो घाटा में चल रही है, जिसको कोई फंड नहीं दे रहा है, उसमें हम अगर पैसा लगाएंगे तो फिर एक स्पष्ट रूप से एक तय मानक और जो रिस्क फैक्टर है उसका उल्लंघन है। और जो रिस्क फैक्टर जानबूझ करके लेना है, यही सब चीज़ अमेरिका में हुआ। और दुनिया में जितना भी बैंक डूबा है, अगर सबके इतिहास का विश्लेषण करें तो कहीं न कहीं एक स्वेच्छाचारिता और जल्दी से पैसा कमाने का जो बैंक की प्रवृत्ति है, उसमें अनाप शनाप ढंग से निवेश करना, विवेकपूर्ण ढंग से निवेश नहीं करना, ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। ऐसा कहा जाता है और माना जाता है कि 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे सत्ता में, तो उन्होंने ये जो बैंकों का जो स्थिति है, जो भयावह स्थिति है, जो बैंक की डूबने वाली स्थिति है या बैंक जो डूबे हैं, उसके लिए उन्होंने भूमिका तय की थी। अभी अभी हमने चर्चा किया डॉड फ्रैंक बिल का। तो जो बैंकिंग इतिहास में, अमेरिकी बैंकिंग इतिहास में जो सबसे कठोर जो नियम जिसको माना जा रहा है, तो उसको जो ट्रंप के पीरियड में छूट दी गई। अब तो लोग आशंका कर रहे हैं कि अमेरिका वर्तमान स्थिति में इतना कठोर कानून बना भी सकेगा कि नहीं बना सकेगा। इस पर लोगों को बहुत मन शक है। अब ये स्थिति वो उतना कठोर कानून बनाने की स्थिति में भी अमेरिका नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे लीमेन संकट के बाद 10 साल तक बैंकों को कैसे जो सुरक्षा के नियम थे उससे बांध करके रखा गया और उससे बैंक की स्थिति भी सुदृढ़ हुई। लेकिन मतलब डोनाल्ड ट्रंप और जो रिपब्लिकन पार्टी थी वो डॉड फ्रैंक कानून के विरोधी थे। ऐसा माना जाता है कि जो रिपब्लिकन पार्टी उसको कहती थी कि ये कानून डिजास्टर लाएगा बैंकिंग के लिए और बैंक इस कानून के तहत प्रगति नहीं कर सकता है। तो बैंकिंग उद्योग को इस कानून की सख्ती के खिलाफ वो काम कर रहे थे और एक लॉबी था जो तगड़ी लामबंदी कर रहा था कि इस कानून को बदला जाए। और इस जो अभी जो हम देख रहे हैं सिलिकॉन वैली बैंक, तो उसके जो सीईओ ग्रेग ब्रेकर थे वो भी इस कानून के विरोध में थे। और जब इस छूट दी गई कानून में तो उसका परिणाम हम देख सकते हैं कि किस तरह से इस तरह के जो कानून में जब छूट दी जाती है और जब बैंकों को इन्वेस्टमेंट के नाम पर मनमाना आचरण करने की छूट मिलती है और जब वो वस्तुतः मनमाना नीति अख्तियार कर लेते हैं, मनमाने ढंग से निवेश करने लग जाते हैं, तो उसका भयावह ये परिणाम होता है। इसके तुलना में अगर हम देखें कि अगर कोई बैंक मिड केयर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करे या छोटा छोटा जो निवेशक है उसको उसके लिए काम करे या छोटा छोटा जो ऋण लेने वाले लोग हैं उसके लिए काम करे, तो जो ग्रास रूट लेवल का लोग है उसका भी कल्याण होगा। छोटा छोटा जो उद्योग है उस सब का भी विकास होगा और जो बैंक भी रिस्क फैक्टर में नहीं आएगा। तो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया। हम देख सकते हैं कि कैसे मतलब जो ये हमारा जो इसका अमेरिका का जो कानून था डॉड फ्रैंक बिल, उसमें संशोधन करके
जो बैंक का इन्वेस्टमेंट करने का जो था रिस्क फैक्टर, उसको जो इन्वेस्टमेंट करने का सीमा बढ़ा करके 250 अरब डॉलर कर दिया। अब इसे संशोधन के बाद क्या हो गया, इस संशोधन के बाद 1 दर्जन जो बैंक हैं स्ट्रेस टेस्ट और जोखिम सुरक्षा संबंधी जो फैक्टर था उससे वो बाहर हो गए। ऐसे जोखिम बढ़ता गया। तो हम देख सकते हैं कि कैसे सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक का कुल जमा 80% हिस्सा निर्धारित नियमों के जो निर्धारित नियम था उससे बाहर था। इन बैंकों ने पर्याप्त पूंजी नहीं जुटाई, जबकि ऐसा कहा जा रहा था कि बैंक जोखिम से बचने के लिए अपना जो पूंजी को बरकरार रखे, पूंजी जुटाए, तो इन्हीं कारणों से ये बैंक डूबा।